24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर होने के बाद अब हर कोई ये बात बोल सकता है कि देखो केमिस्ट्री अब वो सब्जेक्ट नहीं रह गया जो कि इजी एंड स्कोरिंग है। ओके, क्यों? तो जब मैं इस पेपर का एनालिसिस करूंगा, डिटेल में हर सब्जेक्ट का जानेंगे अपन, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा था इस शिफ्ट में, सब कुछ अपन जानेंगे। ओके, और लास्ट में मैं इस शिफ्ट की मार्क्स से परसेंटाइल भी एक्सपेक्टेड मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो टेलीग्राम चैनल जरूर जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज टेलीग्राम पे सारे वीडियोस का अपडेट मैं लिंक शेयर कर देता हूं, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। ओके, और चैनल पे अगर पहली बार हो गए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना। ओके, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपन कौन से सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स का मैं बताता हूं। ओके, तो फिजिक्स देखो, अब ये चूंकि 24 इवनिंग शिफ्ट खत्म हो चुका, तो जेई मेंस नियर अबाउट अब खत्म हो गया, सिर्फ एक ही दिन का पेपर बचा है 28 फॉर बीई बीटेक। ओके, तो फिजिक्स हर शिफ्ट में लगभग लगभग मॉडरेट क्वेश्चन आया, मॉडरेट पेपर रहा है। ओके, तो इस बार अगर तीनों सब्जेक्ट में सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट अगर आपको सेलेक्ट करने के लिए दे दो, तो हर बच्चा फिजिक्स ही चूज करेगा। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था जहां फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट आया, एक ही शिफ्ट था सॉरी, ओके, जहां फिजिक्स डिफिकल्ट रहा। बाकी हर शिफ्ट में फिजिक्स की डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट थी, डुएबल क्वेश्चंस थे। मतलब अगर आप अच्छे से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सीख के गए हो, पीवाईक्यूज किए हो, अच्छे से प्रैक्टिस किए हो, तो फिजिक्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, जिस भी बच्चे ने 12 से 15 करेक्ट क्वेश्चन किए हुए, ध्यान से सुनना, करेक्ट क्वेश्चन। ओके, मतलब कहीं ना कहीं आपने 17 18 17 टू 18 अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन आउट ऑफ 25। ओके, तब तो जाके इतने करेक्ट होगा ना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो इनकरेक्ट हर बच्चा सोच सकता है। ओके, तो आपकी परसेंटाइल 95 से ज्यादा आ सकती है। 95 में नहीं बोल रहा हूं, इससे ज्यादा। ओके, लास्ट 2 वीडियोस में मैंने यहां पे 99 बोल दिया था, उसको आप करेक्ट कर लेना, 95। ओके, कौन कौन से चैप्टर से देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैंने आपको हर वीडियो में बोला हुआ है कि रे ऑप्टिक्स इस बार का हाईलाइटेड टॉपिक है। रे ऑप्टिक्स से एनटीए सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहा है फिजिक्स में, 2 से 3 सवाल आपको रे ऑप्टिक्स से पूछा हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स का आपको 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन रहा है, 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। बाकी काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, रोटेशन मोशन, ये सबसे एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का 2 क्वेश्चन था। तो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो फिर तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आपको। इट्स बिकॉज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, ईएमआई, ये सबसे 2-3 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछेगा। ओके, और सेमीकंडक्टर से 1 सवाल था। तो फिजिक्स की डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट थी, आप क्वेश्चन कर सकते थे अगर आपने सही से फिजिक्स को पढ़ा होगा तो। ठीक है, मैथ्स के ऊपर देखो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैथ्स आपको हर शिफ्ट में मॉडरेट और लेंदी रहा है। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में तो मैथ्स टफ भी रहा है, लेकिन इस शिफ्ट के मैथ्स में अब देखो बच्चों को क्या हुआ ना, इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि वो सबसे पहले केमिस्ट्री, क्योंकि हर कोई केमिस्ट्री से स्टार्ट करता है, नहीं तो फिजिक्स से स्टार्ट करता है। मैथ्स से बहुत कम ही बच्चा स्टार्ट करता है पेपर को सॉल्व करना। तो इस बार का केमिस्ट्री भी लेंदी था, केमिस्ट्री में बच्चा ज्यादा टाइम लगा दे रहा है, 1 घंटा से ऊपर, मतलब 1 आवर से ऊपर तो केमिस्ट्री में लग जा रहा है। फिर फिजिक्स में भी 1 घंटा से ऊपर लग ही जा रहा है बच्चे को। तो हो क्या रहा है कि 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट हो जा रहा है, और बच्चा अभी तक केमिस्ट्री और फिजिक्स ही सिर्फ सॉल्व किया रहता है। ठीक है, तो लास्ट के मैथ्स में सिर्फ 30-40 मिनट ही रह रहा है, इसलिए बच्चा ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहा है। और ऊपर से पेपर भी मैथ्स का रह रहा है लेंदी, और क्वेश्चंस भी आपको ऐसे रह रहे हैं ट्रिकी क्वेश्चन, जिसको समझने में भी बच्चे को, मतलब उसका कॉन्सेप्ट पकड़ने में भी टाइम लग रहा है। ओके, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रह रही है। जिस बच्चे ने 7 से 8 करेक्ट क्वेश्चन किया हुआ है, ओके, उसकी 95 परसेंटाइल से ज्यादा आ जाएगी। ओके, अच्छा, वेक्टर 3D से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, कोनिक सेक्शन से 3 क्वेश्चन है। बाकी अगर आप देखोगे यहां पे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्ट्रेट लाइन का 1 क्वेश्चन है। एलिप्स और फंक्शन के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, देखो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट जो है ना, इस बार का सिनेरियो चला है क्या कि वो 2-3 चैप्टर को मिक्स करके सवाल पूछ रहा है। जैसे आप देखो फंक्शन और एलिप्स के क्वेश्चन को मिक्स कर, कॉन्सेप्ट के मिक्स करके क्वेश्चन पूछ दिया। तो इसलिए अब जब आप रिवाइज करने जा रहे हो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, हालांकि मैं वीडियो करके भी समझा दूंगा कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपको एग्जाम पैटर्न इस साल का समझ में आ गया कि देखो केमिस्ट्री भी करने के लिए मेरे को सही से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम पैटर्न तो समझ में आ गया होगा। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, जो 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, सीक्वेंस सीरीज और सेट रिलेशन का 2-2 क्वेश्चन था, सेट रिलेशन का 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके,
इंटीग्रेशन का 2 क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स का एक एक क्वेश्चन था। तो मैथ्स में ये चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज रह रहा है, हर शिफ्ट में रह रहा है। ओके, चलिए लास्ट में केमिस्ट्री। तो भैया इस शिफ्ट का केमिस्ट्री मतलब बच्चों के लिए सबसे डिफिकल्ट लगा है। फिजिक्स एक शिफ्ट था शायद 23 का, शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2, आप मेरे को कमेंट सेक्शन बता देना। उसका फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट रहा है पूरे शिफ्ट में, पूरे शिफ्ट के लिए कंपेयर में। ओके, और केमिस्ट्री इस शिफ्ट का सबसे टफ रहा है, इसीलिए मैं मॉडरेट भी नहीं बोला हुआ है यहां पे, देखो टफ एंड लेंदी बोल रहा हूं। ओके, क्योंकि केमिस्ट्री इसलिए लेंदी था ना, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको सभी क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको फिजिकल केमिस्ट्री की एंट्री हो गई थी, और फिजिकल केमिस्ट्री जहां आएगा वहां कैलकुलेशन लाएगा, और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन आना, वहां मास, मतलब मास, सभी मैक्सिमम क्वेश्चन में मास निकालना रहा था, और उसमें भी बहुत सारा मतलब डेसिमल्स वाले मल्टीप्लाई रह रहे थे जहां बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पेपर टफ के साथ साथ लेंदी भी था। टफ इसलिए था क्योंकि देखो मैक्सिमम कॉमन नेम बेस्ड क्वेश्चन, अब बच्चे को कॉमन नेम उतना ध्यान नहीं रहता। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था, मिक्स्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिजिकल केमिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन था, तो फिजिकल का वेटेज तो बहुत ज्यादा था, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी फिजिकल केमिस्ट्री मिक्स कर दिया था। ओके, 10 से 12 अगर आपके करेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं ना केमिस्ट्री में आउट ऑफ 25, तो आपकी 95 परसेंटाइल से ज्यादा बन जाएगी। ओके, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन था? कोऑर्डिनेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था, एटॉमिक का एक था, थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन था, जीओसी का एक क्वेश्चन था, और देखो आयोनिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिक्स करके एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, केमिकल बॉन्डिंग का 1 से 2 क्वेश्चन था, और मोल कॉन्सेप्ट का 2 क्वेश्चन था। सॉल्यूशन का तो देखो सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिजिकल का वेटेज बहुत ज्यादा था इस शिफ्ट में। ओके, अब बात करते हैं ओवरऑल पेपर की डिफिकल्टी लेवल। तो मैथ्स तो हर शिफ्ट का टफ एंड लेंदी रह रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, फिजिक्स इस शिफ्ट का मॉडरेट था, फिजिक्स में स्कोर कर सकते थे, और केमिस्ट्री इस शिफ्ट का सबसे ज्यादा टफ था अमंग ऑल शिफ्ट्स, और टफ के साथ साथ लेंदी भी था। मैक्सिमम क्वेश्चन में फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स दिए हुए थे। ओके, तो जिस बच्चे ने फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक तीनों का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, वहीं जाके केमिस्ट्री में इस बार स्कोर कर पाएगा, क्योंकि इस बार के जेईई मेंस में ऐसा नहीं है कि आप इनऑर्गेनिक पढ़ लिए, ऑर्गेनिक पढ़ लिए तो आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ जाएगा। और ये भी चीज नहीं करना है कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में ही 5-6 चैप्टर पढ़ लिया या 10 चैप्टर पढ़ लिया तो आपकी अच्छी स्कोर आ जाएगी। बहुत ही कम क्वेश्चन दिखाना, अगर 25 में से आप बात करो तो 10-12 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिसमें डायरेक्टली किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैक्सिमम क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए कुछ भी छोड़ना बेवकूफी होगा। पूरा सिलेबस आपको कवर अप करना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ठीक है, और ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करो तो देखो फिजिक्स था जहां आप स्कोर कर सकते थे, इसीलिए मैंने पेपर को, हालांकि फिजिक्स में भी बच्चे को टाइम लग रहा था, केमिस्ट्री तो टफ एंड लेंदी था ही, मैथ्स हमेशा टफ एंड लेंदी होता है, तो इसीलिए ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल पेपर की टफ थी। अगर रेटिंग की बात करोगे आउट ऑफ 10 तो मैं इस शिफ्ट को 9.8 की रेटिंग दूंगा। आप भी अपने अकॉर्डिंग रेटिंग दे सकते हो, आपको पेपर कैसा लगा अगर आप इस शिफ्ट में एग्जाम दिए हो तो। ठीक है, तो मार्क्स उससे परसेंटाइल में तो सर बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ही कम नंबर पे मेरे को अच्छा परसेंटाइल दिख जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इस शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल थी टफ। ओके, 99 परसेंटाइल जिस स्टूडेंट ने सोच रखा है, देखो अगर आप 150 से 160 टच कर रहे हो तो आपकी 99 परसेंटाइल बनने के चांसेस। अब ध्यान से सुनो, एक बात मैं यहां पे बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मार्क्स से परसेंटाइल पे कंफ्यूज हैं कि सर 150 से 60 आप बोल रहे हो, कहीं 170 बताया जा रहा है, कहीं 140 ही बताया जा रहा है। तो देखो हर कोई अपना ओपिनियन जो शेयर कर रहा है, इट्स ऑल एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये सब आपको एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि यही डाटा सेम टू सेम आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि परसेंटाइल पूरी तरीके से डिफिकल्टी लेवल पे तो डिपेंड करता ही है, तो हर कोई डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग बता रहा है। हो सकता है किसी ने कुछ बच्चों से पूछा होगा, उसने बोला होगा पेपर आसान है, किसी ने किसी बच्चे से पूछा होगा, उसने बोला होगा पेपर टफ है। तो हर कोई किसी बच्चे के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही पेपर की डिफिकल्टी लेवल को देख कर ही बता रहा है। ठीक है, लेकिन परसेंटाइल एक और चीज पे डिपेंड करता है, पता है आपको क्या? आपके शिफ्ट के टॉपर से। अगर आपका शिफ्ट का टॉपर, मान जाओ कि पेपर बहुत टफ था, ठीक है, बहुत टफ था पेपर, लेकिन फिर भी आपके शिफ्ट में एक कोई बच्चा बैठा था जिसने पढ़ाई बहुत ढंग से की है और बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है, उसने मतलब पूरा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उसके 200 मार्क्स बन रहे हैं, तो अब आपकी जो परसेंटाइल है उसके नीचे ही चलेगी। कहानी समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए डिफिकल्टी लेवल के अलावा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में बच्चे किस टाइप के बैठे हुए हैं।
ठीक है, तो हम लोग जो परसेंटाइल बता रहे हैं वो एक्चुअली डिफिकल्टी लेवल को देख के बता रहे हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो एरर आ ही सकता है, लेकिन फिर भी एक जनरल मैं आपको समझा दे रहा हूं कि अगर आपका 150 से 160 नंबर आ रहा है तो 99 परसेंटाइल आपको बन जाएगी इस शिफ्ट में। ओके, 98 परसेंटाइल 140 से 145 नंबर, 97 परसेंटाइल 130 से 135 के बीच में हो तो, और 96 परसेंटाइल 120 से 125। जनरल स्टूडेंट्स अगर इसके अंडर आते हैं 96 टू 99 तो कोई ना कोई एनआईटी उनको जरूर मिल जाएगा। हो सकता है कि लोअर एनआईटी में लोअर ब्रांच मिल जाए 96 पे, लेकिन मिल जरूर जाएगा कोई ना कोई एनआईटी अगर अच्छे से जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो। ठीक है, 95 परसेंटाइल जिसके अराउंड 94 से 95 के बीच में आपका कट ऑफ क्लियर होगा जनरल स्टूडेंट के लिए। 110 से 115 नंबर अगर इस शिफ्ट में ला रहे हो तो कट ऑफ क्लियर कर लोगे। ओके, 105 के भी आसपास मार्क्स रहा तो चांसेस है आपका कट ऑफ क्लियर होने का, 94 परसेंटाइल बनेगी आपकी। 93 परसेंटाइल अगर 100 मार्क्स टच कर रहे हो इस शिफ्ट में तो 93 परसेंटाइल बन जाएगा। 95 से 98 के बीच में तो देखो जैसे अब मैं नीचे आऊंगा ना गैप कम होता जाएगा, बिकॉज कम मार्क्स ज्यादा स्टूडेंट्स का आता है और ज्यादा मार्क्स कम स्टूडेंट का आता है, इसलिए ऊपर देखो गैप ज्यादा है थोड़ा स्कोर का और नीचे देखो गैप कम है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो नंबर्स है ना ये मैक्सिमम स्टूडेंट का आएगा और ये जो नंबर्स है ये कम ही स्टूडेंट का आएगा। ओके, 91 परसेंटाइल देखो 87 से 92 मार्क्स के बीच में हो तो, और 90 परसेंटाइल 80 से 85। तो अगर मैं एक लिस्ट बना दूं आपको कि 99 परसेंटाइल जिसपे आपको टॉप एनआईटीज में टॉप का ब्रांच मिल जाएगा तो 150 नंबर इस शिफ्ट में। ठीक है, 97 परसेंटाइल जिसपे कि आपको जनरल स्टूडेंट हो तो कोई ना कोई एनआईटी मिल जाएगा, एनआईटी आप फिक्स कर लोगे अपना, उसके लिए 130 नंबर। ओके, और 95 परसेंटाइल जिसके अराउंड आपका कट ऑफ क्लियर होगा उसके लिए 110 नंबर बोलोगे। ठीक है, और 90 परसेंटाइल जो जैसे कि आप 90s में आ जाओगे उसके लिए अगर आपको इस शिफ्ट में 80 नंबर आ रहा है तो 90 परसेंटाइल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस शिफ्ट में जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे कमेंट सेक्शन में आप पेपर की डिफिकल्टी लेवल को जरूर रेट करना। ओके, और ऐसे ही सभी शिफ्ट के ऊपर मैंने एनालिसिस वीडियो कर दिया, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, चेक करना है जिस भी शिफ्ट में आप एग्जाम दिए थे उसका एनालिसिस वीडियो देख लो, जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ कितना मार्क्स आ रहा है तो मेरा क्या परसेंटाइल बन जाएगा। ओके, और एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको ये भी बोला हुआ है कि कौन से चैप्टर्स का वेटेज रह रहा है, तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए उन चैप्टर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना क्योंकि एनटीए उन चैप्टर्स को टारगेट कर रहा है इस साल। ओके, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही रेगुलर कंटेंट आते रहेगा इस चैनल पे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।